से बहन मार गई। अल्लाह भी और मुजस्सर की हिफाजत करे। इसने किया ताकि हम आपको खतरे से बचा सकें। या पुत्र, क्या हुआ भैया पुत्र? बोल भैया। हेलो। अभी आपको लेने नहीं 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 तैयब नहीं, अभी मैंने तुम्हें बताया कि तुम लोग जहाँ पे हो बस वहीं पे रहना, अपनी जगह से मत हिलना। पहले तो औरसम से नहीं डरती थी, अब डरती हूँ तुम लोगों के लिए। बेशक हम लोग ना मिले, लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली तो है। मैं अपने सरबुलंद को ना उससे भी बेहतर जानती हूँ। वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा, कोई ना कोई हल निकाल लेगा। बाकी इंशाल्लाह खुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। कि कत्ल के पीछे तो नहीं? होने को तो कुछ भी हो सकता है गुलज़मान, मगर ऐसा नहीं है। मशरू थोड़ी खौफज़दा है। ऐसा हादसा जब होता है तो इंसान थोड़ा वक्त चाहिए। इस हिस्से में मरकज़ी किरदारों के माबैन सरदारियत और ज़िम्मेदारियों पर गहरी बहस होती है। सरबुलंद और बानो के दरमियान ये मुकालमा चल रहा है, जिसमें बानो चाहती है कि वो ख़ानदान के देहात से निकलकर कहीं दूर शहर में खुशो खुरम ज़िंदगी गुजारे। बानो का ख्याल है कि सरदारियत का बोझ और कबायली दुश्मनियाँ इनकी ज़िंदगी तबाह कर रही हैं। बानो याद दिलाती है कि सरदारियत का काम उसके भाई सराब को सौंपा जा चुका है, जो बचपन ही से इस जिम्मेदारी को संभाल रहा है और वो इस हवाले से मुकम्मल तौर पर माहिर है। इसलिए सरदारियत का बोझ उठाने का ज़ोर सराब लाला को दिया गया है, ताकि बानो और सरबुलंद शहर जाकर अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकें। बानो अखलाकी जंगों और कबायली दुश्मनियों के ख़ात्मे के इम्कान को मुस्तरद करके प्यार, सुकून और अपनी दुनिया की ख्वाहिश रखती है। वो सरबुलंद की बीमारी और कमज़ोरी का जिक्र करती है, जो कि एक पेचीदा माहौल में फंस चुका है। सरबुलंद जिम्मेदारियों को तर्क करने पर आमादा नहीं है। उसका इसरार है कि वह अपने वादे, ख़ानदान, कबाइल और इंसाफ की खातिर देहात को नहीं छोड़ सकता। इसके अंदर अपने फ़र्ज़ की गहरी लगन और वफ़ादारी नज़रों में आती है। बानो और सरबुलंद की ये बातचीत उनको दो मुख्तलिफ़ सोचों और कल्बी कश्मकश को ज़ाहिर करती है। एक तरफ ज़ाती खुशी के ख्वाब और दूसरी तरफ रवायती फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी। इस किस्त के एक हिस्से में ख़ानदान की तारीख़, अज़मत और ज़ाती जज्बात की अक्कासी की गई है। बानो अपने ख़ानदान की खून पसीने की मेहनत और वक़ार का ज़िक्र करती है, ख़ास तौर पर अमीर कबायली शख्सियात जैसे कि अफरसियाब ख़ान और चीफ़ हयात ख़ान को ख़राज तहसीन पेश करती है, और वह अपनी शनाख्त, अपने रिश्तेदारों और अपने ख़ानदान की नाम की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। इस किस्त में 8 मिनट और 58 सेकंड पर कहानी का एक मरकज़ी महवर, जहाँ ख़ानदानी और कबायली सियासी साजिशें सामने आती हैं, उस पर से पर्दा उठता है कि शेर दिल लाला को जहर देकर हलाक किया गया है, ताकि सरदारियत और ऊपर वाला दर्जा काबिज़ किया जा सके। साजिशों और कत्ल के ज़रिए ताकत की कशमकश को वाज़ह किया गया है। मुकालमा ज़ाहिर करता है कि सरदारियत की कुर्सी पर बैठना हयात ख़ान के बेटों का ही हक़ समझा जाता है। मकर और नफ़रत की गहराई को दिखाया गया है, जो इस इक़्तिदार की दौड़ में पैवस्त है, जिसमें बरादरी रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ होती है। मुकालमा बानो और सराब के माबैन बाहमी नफ़रत, इल्ज़ाम तराशी और मोहब्बत के इम्तिज़ाज को बखूबी उजागर करता है। मज़ीद बरां अखलाकियात, वफ़ादारी और फ़ख्र के नज़रियात भी ज़ेर बहस आते हैं। इस हिस्से में कहानी का निचोड़ और कशीदगी उरूज पर होती है, जहाँ बानो की अचानक गुमशुदगी से पूरे ख़ानदान में हलचल मच जाती है। बानो की गुमशुदगी के बारे में तशवीश, खौफ और बेयकीनी के जज्बात को बारीकी से दिखाया गया है। हवेली की ख़वातीन और मर्द किरदारों जैसे कि बीबी जान, शीरी और सराब के मुश्तरका कोशिशें और तलाश के मनाज़िर को नुमाया किया गया है। बानो के गोशवारे और कुछ कीमती अशिया मसलन कान की बाली कहानी में अहम सराग फराम करते हैं।
اس دوران خون کے دھبوں والی چوڑیاں بھی سامنے آتی ہیں جو گمشدگی والے واقعات کو مزید پیچیدہ اور خطرناک بناتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گمشدگی محض فرار نہیں بلکہ کوئی سنگین واقعہ ہو سکتا ہے۔ ایک گھریلو و معاشرتی تناؤ کی نمایاں جھلک اس حصے میں واضح ہوتی ہے جہاں تمام کردار بانو کی حفاظت کے لیے بے قرار ہیں اور ایک مشترکہ خوف میں مبتلا ہیں کہ کہیں کچھ برا واقع نہ ہوا ہو۔ تمام مکالمات اور واقعات بانو کی اہمیت اور خاندان کی کمزوری کو سامنے لاتے ہیں۔